साथियों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत। तो पिछले वीडियो में अपनी कक्षा 9वीं के जो अपना चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति, उसमें अपने पहले पार्ट की बात कर ली थी। आज अपने पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि पार्ट नंबर 1 में अपने क्या क्या पढ़ा। तो पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले अपनी बात की थी प्राकृतिक संख्याओं की, जिसे अपने नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इनकी जो शुरुआत होती है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इस प्रकार ये चलते रहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो कौन सी होती है? 1। 2 नंबर पे अपने बात की थी पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या में क्या है, जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह था उसके अंदर अपने एक जीरो को और शामिल कर दिया। तो ये जो अपना नया सेट बनाया, नया समूह बनाया, उस समूह को अपने किससे डिनोट करेंगे? पूर्ण संख्या से डिनोट है वो करेंगे। इसके बाद में तीसरे नंबर पे अपने बात की थी पूर्णांक संख्याओं की। तो पूर्णांक संख्याओं में क्या था, जो माइनस की डिजिट थी उनको भी क्या है शामिल कर लिया गया। जैसे माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो ये 0 से लेकर आगे वाले तो पहले थे अपने पास में पूर्ण संख्याओं में, और ये माइनस वाले वो अपने शामिल कर लिए थे। उसके बाद में 4 नंबर पे अपने बात की थी परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्या मैंने क्या बताया था आप लोगों को? वे संख्याएं जिनको किस रूप में अपने लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो q है बटा वाली संख्या है, उसका मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर है वो नहीं होना चाहिए। तो आज अपने इससे आगे की शुरुआत करते हैं। तो परिमेय संख्याओं के बाद में अपनी बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? बिल्कुल परिमेय संख्याओं के विपरीत होती है। तो अपने बात करते हैं अपरिमेय संख्या। जो पहले का मैटर था वो अपने कक्षा 8 में कर चुके थे। तो अपरिमेय संख्या वो अब आप लोगों के लिए नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिल्कुल आसानी से आप लोगों के समझ में आ जाएगी। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। किस रूप में नहीं लिख सकते? p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। वो अपनी जो संख्याएं हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय। तो अगर इसमें अपने एग्जांपल्स की बात करें कि ऐसी कौन सी संख्याएं होती है जिनको बटा के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से संख्याएं कौन सी होती है? जो अभाज्य संख्याएं होती है। अगर इन अभाज्य संख्याओं के ऊपर क्या लगा दिया जाए? अंडर रूट, यानी उनका वर्गमूल। तो अभाज्य संख्याएं हैं उनका वर्गमूल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। जैसे 2 है, 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अपने 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अपने सबसे पहले शुरुआत करते थे तो भाग देने की किससे शुरुआत करते थे? 2 से। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार, ठीक है। तो इनका जो अंडर रूट है वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? अपरिमेय संख्याओं के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, इनके बीच में मैं बात करूं 4, तो 4 के ऊपर जब अपने अंडर रूट करेंगे तो ये जो 4 का अंडर रूट होता है उसका मान अपने को पता है कितना हो जाता है? 2। और 2 जो था वो अपने किसके अंदर आ जाता है? परिमेय संख्याओं में आ जाता है। यानी जिन संख्याओं का पूरा पूरा अंडर रूट हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है, तो उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या में न रखकर किस में रखेंगे? परिमेय संख्याओं में, ठीक है। जैसे 6 है, तो 6 का पूरा पूरा अंडर रूट नहीं होता। 6 के अपने गुणनखंड करें तो 2 इंटू कितने लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। अब ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो इनके ऊपर वर्गमूल का निशान है, तो ये जो अंडर रूट 6 है वो किसके अंदर जाएगा? अपरिमेय संख्याओं के अंदर जाएगा। और एक विशेष इसमें एग्जांपल है, वो विशेष एग्जांपल क्या है? पाई, ठीक है। तो पाई है वो हमेशा किसके अंदर आएगी? अपरिमेय संख्याओं के अंदर आएगी। तो ध्यान रखना, जैसे 9th कक्षा में आप आगे पढ़ोगे कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22 बटे क्या होती है? 7।
परंतु ये जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है, इसलिए पाई है वो क्या है, अप्रिमेय संख्याओं के अंदर जाती है। इसके निकटतम मान के अनुसार अपने 22/7 है वो रखते हैं। तो आपको विशेष तौर पे यही बात ध्यान में रखनी है कि ये जो पाई है वो किसके अंदर जाएगी, अप्रिमेय संख्याओं के अंदर जाएगी। इसका मान ऐसे चलता रहता है 3.14 इस प्रकार आगे, ठीक है। तो ये जो संख्या है वो किसमें जाएगी, अप्रिमेय संख्याओं के अंदर जाएगी। अब अगर अपने इनके विस्तार की बात करें, जिस प्रकार अपने पीछे संख्या रेखा पर कुछ जो डिजिट अपने को दिए हुए थे वो दर्शाए थे, इसी प्रकार अप्रिमेय संख्याओं को भी अपने संख्या रेखा है उसके ऊपर दर्शाना है। तो उनको अपने संख्या रेखा के ऊपर कैसे दर्शा सकते हैं, जैसे ये अपनी संख्या रेखा है, ठीक है। यहाँ आपने 0 हो गया, यहाँ आपने क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ अपने पास में क्या आ गया 2 आ गया। तो इनको अपने संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं, जैसे अपने को बोला कि 3 दर्शाना है, तो अपने इस लाइन को आगे बढ़ाया और यहाँ पे कितना दर्शा दिया 3। तो ये तो अपना संख्या रेखा पर जो अपनी अप्रिमेय संख्या थी उनको दर्शा दिया। अब अपने बात करेंगे जो अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या, तो उस अप्रिमेय संख्या को अपने संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन भी आगे इस जो 1.2 अपने करेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो मैं उससे पहले एक एग्जांपल की बात करता हूं कि √2 को किसके ऊपर दर्शाना है, अपने को संख्या रेखा के ऊपर है वो दर्शाना है। तो √2 कहाँ आएगा, अब अपने को √2 दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये √2 आएगा कहाँ, तो इसको अपने कैसे दर्शा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखना। इस √2 को अपने को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए जो कक्षा 8 में अपने बात की थी एक पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय की अपने बात की थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। और ये जो पाइथागोरस प्रमेय काम करती है वो हमेशा किसके अंदर करती है, एक समकोण त्रिभुज में काम करती है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, जब दोनों के बीच में एक कितने डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री का कोण हो, तो वो क्या होता है समकोण त्रिभुज। तो ये अपने बना लिया समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय है वो हमेशा ही किसके अंदर काम करेगी, समकोण त्रिभुज के अंदर बात है जो काम है वो करेगी। अब अपने बात करते हैं इस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अपने इस √2 को कैसे संख्या रेखा के ऊपर है वो दर्शाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो देखो √2 बनता कैसे है, ठीक है। √2 बनता है अगर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्या कर दें स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस इधर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, इन दोनों के ऊपर क्या है √, तो ये बन जाएगा अपने पास में √2। यानी इधर जो वैल्यू है वो लिख दी मैंने √2, ठीक है। और अपने को ये भी पता है कि ये जो √2 है वो दूसरी साइड में जाके क्या बन जाता है स्क्वायर बन जाता है। जैसे इस साइड में अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये जो कर्ण का स्क्वायर है, ये स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा, तो अपने को पता है ये √2 ही बनेगा, वर्गमूल बनेगा। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण बराबर क्या आ गया आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और इसके ऊपर है वो क्या आ जाएगा अपने पास में √2 आ जाएगा। तो यही जो फॉर्म है वो अपने यहाँ पे बनाई है कि यहाँ पर जो आधार है इस आधार का मान कितना है 1 है, लंब है इस लंब का मान भी कितना है 1 है। तो आधार भी 1 है और लंब भी 1 है। तो इसको जब सोल्यूशन अपने करेंगे, इसको अपने आगे देखेंगे, तो इसका जो मान आता है यानी कर्ण की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है √2 आती है। तो इस प्रकार अपने इसको सोल्व करेंगे। अब अपने इसको संख्या रेखा के ऊपर दर्शाते हैं, तो इसको अपने कैसे दर्शाएंगे संख्या रेखा पे, तो ध्यान रखना आधार की वैल्यू है वो कितनी है 1 है, और लंब की वैल्यू है वो भी कितनी है अपने पास में 1 है। आप लोगों को इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए प्रकार की मदद लेनी होगी, स्केल आपको चाहिए, ठीक है।
तभी ये बिल्कुल एक्यूरेट आप √2 को है वो संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा ध्यान से, ये मैंने एक संख्या रेखा बनाई, ये मैंने 0 लिखा, ये मैंने क्या लिखा 1, और इधर क्या लिखा 2। सबसे पहले मेरे को आधार है वो कितना लेना है, 1 इकाई लेना है। तो आधार देखो मैंने 1 इकाई लिया, तो 0 से लेकर 1 तक मेरा ये आधार आएगा, कितनी इकाई आया 1 इकाई, ठीक है। अब देखो दोनों में से अपने को किसी भी एक बिंदु पर, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, ये बिंदु A है और ये बिंदु मैंने क्या मान लिया B, तो दोनों में से किसी भी एक बिंदु पर अपने को क्या है 90 डिग्री का कोण बनाना है, यानी क्या बनाना है अपने को समकोण बनाना है। और समकोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो अपने दोनों में से किसी भी एक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अपने प्रकार की सहायता से, जैसे कक्षा 7 है 6 है 8 है, उसमें अपने प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना सीखा था, या डी की सहायता से भी आप इसमें कोण है वो बना सकते हो, चांदे की सहायता से। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा तो ये लाइन मेरी इस प्रकार है वो निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, ये जो अपना आधार था 1 इकाई ले लिया, ये जो लंब है इधर, क्योंकि 90 डिग्री कोण होता है वो उसको लंब कहते हैं, तो ये जो लंब है ये लंब भी अपने को कितने इकाई लेना है 1 इकाई लेना है। तो अब आपको इतना प्रकार खोलना है, कितना 1 इकाई यानी 1 सेंटीमीटर, और उतना 1 सेंटीमीटर चाप है वो ऊपर की ओर इस प्रकार काट देना है। कहाँ प्रकार की नोक यहाँ पे रखे और इस प्रकार आप इसको क्या काटोगे चाप काटोगे। तो ये जो अपनी डिस्टेंस ये दूरी हो गई वो कितनी हो गई 1 इकाई, ठीक है। ये यहाँ पे कितने डिग्री कोण बन गया 90 डिग्री। अब देखो ये आधार है ये लंब है, और अपने को पता है जब आधार भी 1 हो और लंब भी 1 हो तो ये जो यहां से यहां तक मिलाया है अपने, इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने C, तो A से लेकर जो C मिलाया है इसको अपने क्या बोलेंगे कर्ण। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी वो ज्ञात करके देख लो। आधार का मान 1, तो सूत्र क्या है कर्ण बराबर √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार की वैल्यू है वो कितनी है 1 और लंब की वैल्यू भी 1, तो ये आ गया अपने पास में 1 + 1 बराबर √2। तो कर्ण की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी √2। तो ये जो लंबाई आई है कर्ण की वो अपने पास में आई है √2। अब अपने को इतना पता लग गया कि यहां से लेकर यहां तक है वो कितना होता है √2 मिलता है अपने को। अब आप लोगों को प्रकार की एक रोक यहाँ पे रखोगे बिंदु A पे, और जो पेंसिल की रोक है उसको यहाँ पे बिंदु C तक रखोगे। तो जब आप प्रकार और पेंसिल को इस प्रकार खोलोगे तो आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी नाप लोगे, और इतनी जो दूरी नापोगे वही दूरी आपको यहाँ पर जब नापोगे, प्रकार की नोक यहाँ रखी यहाँ तक प्रकार खोला, उसके बाद में वही जब चाप आप यहाँ काटोगे तो यही इसी लाइन पे कहीं वो कटेगा। मान लो मैंने वो प्रकार की नोक इस प्रकार यहाँ पे काटी तो वो कट गया यहाँ पे इस प्रकार चाप। तो ये जो बिंदु प्राप्त होगा D, ये अपने पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है 0 से लेकर और यहाँ तक की दूरी है वो कितनी हो जाएगी √2। तो इस प्रकार अपने संख्या रेखा पर क्या दर्शा सकते हैं √2 को है वो दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब जो यूनिट में अपने पास में कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो अपने और क्वेश्चन समझेंगे तो फिर आपको ये पूरा अच्छे तरीके से है वो समझ में आ जाएगा। बाकी आपको दर्शाना यही सबसे आसान तरीका है संख्या रेखा पर जो अपरिमेय संख्या है उनको दर्शाने का। तो अब इसके बाद में अपने बात करते हैं जो अपनी यूनिट चल रही थी पहली, उसका 1.1 पार्ट अपने है वो कर लिया था। तो अब अपने दूसरे पार्ट की बात करते हैं 1.2। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है तो उनको अपने देखते हैं। तो ये अपने पास में यूनिट 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है सत्य असत्य बताइए। अपने को सत्य और असत्य की बात करनी है और उसका कारण भी देना है कि यह सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। और जब तक अपने समझेंगे नहीं कि ये सत्य क्यों है तब तक अपने को तुक्के लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखो अपने अपरिमेय संख्या की तो बात कर ली थी, परंतु अभी तक अपने किसकी बात नहीं की, वास्तविक संख्याओं की है वो बात नहीं की। तो अब अपने बात करते हैं वास्तविक संख्या कौन सी होती है। तो देखो जो अपने बात की थी परिमेय संख्या और एक अपने बात की थी अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये दोनों की दोनों संख्याएं कौन सी होती है, वास्तविक संख्या होती है।
यानी जिसमें प्रीमिय संख्या भी हो और जिसमें अप्रीमिय संख्या भी हो, तो दोनों का जो मिलान होता है या जो दोनों का जो जोड़ होता है वो कौन सी संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं आती है। ठीक है, तो अगर अपने से पूछे कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है, तो प्रीमिय संख्या भी आती है और अप्रीमिय संख्या भी आती है। तो अब ये क्या पूछ रहे हैं कि जो प्रत्येक अप्रीमिय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या होती है क्या। तो अपने देखो कि जो अप्रीमिय संख्या है वो किसके अंदर जाएगी, वास्तविक संख्याओं के अंदर है वो जाएगी। तो जो पहला कथन है वो बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो पहले कथन की अपने बात करें तो बिल्कुल सत्य है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि प्रत्येक प्रीमिय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या, तो हाँ, प्रत्येक प्रीमिय संख्या भी क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो वह कथन भी क्या हो जाता, सत्य है। यानी प्रीमिय संख्या भी वास्तविक होती है और अप्रीमिय संख्या वो भी क्या होती है, वास्तविक होती है। ठीक है, जैसे अपने कोई एग्जांपल ले लिया 7/3 है, ठीक है, इसमें ले लिया, इसमें मैंने √2 ले लिया, तो ये भी एक वास्तविक संख्या है और ये भी एक क्या है, वास्तविक संख्या है। इसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसकी अपने बात करते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। तो संख्या रेखा के ऊपर, तो अब अपने एक संख्या रेखा बनाते हैं। तो संख्या रेखा में क्या है, जो अपने एक पॉइंट एक में बनाई थी उसी प्रकार अपने को संख्या रेखा है वो बनानी है। तो ये बनाते हैं अपने एक संख्या रेखा। जैसे ये अपने पास में 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर 4 ले लिया मैंने, और इधर माइनस वाली संख्या आती है अपने पास में संख्या रेखा में। अब देखो इसने क्या पूछा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक का मतलब क्या हो गया, ये भी बिंदु हो गया, ये भी बिंदु हो गया, ये भी बिंदु हो गया, यानी अपने को जितने भी बिंदु है वो लेने हैं, कोई भी बिंदु नहीं छोड़ना। तो प्रत्येक बिंदु है वो √m के रूप में होता है क्या। देखो उसके बाद में इसने एक विशेष बात बोली है कि m एक क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या है वो होनी चाहिए। तो एक है तो वो अपने अगर √ के रूप में लिखें तो एक का √ होता है वो 1 होता है, 2 को लिखें तो 4 का √ होता है वो कितना होता है, 2 होता है, 3 की बात करें तो 9 का √ होता है वो कितना होता है, 3 होता है, और 4 की बात करें तो 16 का √ है वो क्या होता है, 4। इसी प्रकार अगर 5 बनाते हैं तो √ जो 25 होगा वो किसके बराबर होगा, 5। तो ये बोल रहा है कि ये जो √ के अंदर संख्या m आ रही है, ये m, ये m, ये m, ठीक है, तो ये क्या प्राकृतिक संख्या है क्या। तो आप देखो 1 भी प्राकृतिक संख्या है, 4 भी प्राकृतिक संख्या है, 9 भी प्राकृतिक संख्या है, 16 भी कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब ये अपने 0 की बात करते हैं, तो 0 क्या होता है, 0 का ही √ होगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है क्या इधर, क्योंकि अपने को तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु है उसकी बात करनी है, तो क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं है ना। तो अब देखो ये जो कथन है वो अपना क्या हो गया, असत्य है। अच्छा 0 के जब इधर आते हैं जो -1 है, तो -1 में भी क्या है कि ये जो माइनस वाली संख्याएं होती है इनका अपने √ है वो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो संख्याएं होती है माइनस वाली अगर √ वर्गमूल के अंदर चली जाए तो ये हमेशा काल्पनिक संख्या मानी जाती है, ये संख्याएं वास्तविक नहीं आती है। तो ये संख्याएं अपने किस में जाएगी, काल्पनिक संख्याओं में। तो वही संख्या काल्पनिक होती है अगर वो माइनस की और उसके ऊपर किसका निशान लग जाए, √ यानी वर्गमूल का निशान लग जाए। तो यह जो कथन है वो अपना क्या हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, अब अपने इसका जो तीसरा है उसकी बात करते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रीमिय संख्या होती है क्या। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रीमिय संख्या है ये भी वास्तविक होती है और जो अप्रीमिय संख्या है ये भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। रैशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर हो गया। तो प्रत्येक जो प्रीमिय संख्या, जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया 7/3, 2, -5। अप्रीमिय संख्याओं का एग्जांपल लिया √2, √5, पाई। इस प्रकार मैंने कुछ एग्जांपल्स है वो ले लिए। अब देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब है तो ये भी वास्तविक और है ये भी वास्तविक, तो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रीमिय संख्या होती है क्या। तो देखो क्या 7/3 अप्रीमिय संख्या है, नहीं है ना। क्या 2 अप्रीमिय संख्या है, नहीं है। क्या -5 अप्रीमिय संख्या है, नहीं है। तो सारी की सारी जो वास्तविक संख्या है वो तो अप्रीमिय नहीं हो सकती। ठीक है, तो यह जो कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य।
ठीक है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे बोलता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक परिमेय संख्या होगी, इस अपरिमेय को काटकर अपने यहाँ पे क्या कर दे, परिमेय। तो देखो √5 √2 ये क्या है अपने पास में वास्तविक संख्या तो है, परंतु ये परिमेय संख्या है वो नहीं है, तभी भी ये कथन है वो क्या हो जाता, असत्य हो जाता। तो अगर इस प्रकार आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझोगे और उसको हल करोगे तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है वो नहीं आने वाली। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आगे की वीडियो में उसको थोड़ा रिपीट कर दूंगा, आप मेरे को कमेंट के द्वारा बता देना कि हमें इस क्वेश्चन में है वो दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद में पहले क्वेश्चन के बाद में अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अपने पास में इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी बात करते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो देखो जब अपने फर्स्ट पार्ट में बात की थी धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है, और उदासीन की, तो संख्या रेखा पर क्या था 0 इधर, उसके बाद -1 -2 -3, ये जो अपना पार्ट था वो कौन सा पार्ट था, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इधर जो प्लस वाली संख्याएं थी अपने पास में, तो वो जो पार्ट था वो कौन सा पार्ट था अपने पास में, धनात्मक पूर्णांक। तो अब अपने को उसी के अंदर से पूछा है कि ये जो धनात्मक पूर्णांक है ना, इसकी अपने को बात है वो करनी है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी यानी 1 भी आएगा उसमें, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी, जो भी है वो सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक है, उनकी बात अपने को करनी है। तो 1 भी ले लिया, 2 ले लिया, 3, इस प्रकार मैंने कुछ धनात्मक पूर्णांक है वो ले लिए। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, इन सबका क्या कर दो आप, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट कर दिया। अंडर रूट करने के बाद इसकी वैल्यू, 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1, 2 का अंडर रूट होता नहीं है तो इसको वैसे का वैसा लिख दिया, 3 का अंडर रूट भी नहीं होता तो इसको वैसे का वैसा लिख दिया। अच्छा, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, 5 का अंडर रूट ये लो, 6 का अंडर रूट पूरा पूरा नहीं होता, 7 का अंडर रूट भी पूरा पूरा वो नहीं होता। अब देखो आगे इसने क्या पूछा है कि इनका जो वर्गमूल है, अंडर रूट है, वो अपरिमेय होता है। तो इसने बोला है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है अगर उसका अपने अंडर रूट कर देंगे तो वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो देखो ये 1 आया है, वो क्या है, अपरिमेय होता है, क्योंकि 1 के बटा में तो अपने क्या लगा सकते हैं, 1। मैंने ये बताया था अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये तो बात इसकी सही है, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। क्या 4 का अंडर रूट करेंगे, इस धनात्मक पूर्णांक जो 4 है इसका अंडर रूट करेंगे तो सीधा 2 आ रहा है, और ये 2 के बटा में अपने 1 लगा सकते हैं, तो ये भी किसके अंदर जाएगा, परिमेय संख्याओं में जाएगा। तो इस प्रकार ये जो है वो किस में जाएगा। अच्छा 9 लेते हैं, 9 एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल किया तो उत्तर कितना आया, 3, और 3 तो किसके अंदर जाएगा, एक परिमेय संख्याओं में, 3 किस में जाएगा, परिमेय संख्याओं में। तो अब देखो इसमें साथ में परिमेय भी संख्या आ रही है और अपरिमेय संख्या आ रही है, परंतु इसने अपने को क्या बोला है कि जो वर्गमूल कर देते हैं तो कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय। तो यह कथन इसका बिल्कुल क्या है, असत्य है। तो अपने क्या लिख देंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो अपने क्या लिख देंगे, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल है वो अपरिमेय नहीं होते हैं। यदि नहीं तो उदाहरण देकर बताइए। उदाहरण देना है अपने को, कोई भी एग्जांपल है, 1 का एग्जांपल दे दो। तो अब अपने इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। जैसे 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, जो 4 है वो क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, परंतु इसका वर्गमूल, जो इसका वर्गमूल है वो अपरिमेय नहीं होता है। इसका जो वर्गमूल है वो क्या नहीं होता है, अपरिमेय नहीं होता है। तो इस प्रकार अपने इसका आंसर है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में अपने इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी अपने बात करते हैं। तो अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसकी बात अपने पहले भी कर चुके हैं। इसने बोला है √5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। किसके ऊपर दर्शाना है अपने को? संख्या रेखा है उसके ऊपर दर्शाना है। किसको? √5 को। तो देखो ये जो √5 है ये बनता कैसे है? तो वही दो सिस्टम है, वही दो वैल्यू है, उसी प्रकार अपने को बनाना है। यहाँ पे क्या लिखें और यहाँ पे क्या लिखें, ताकि इनका जो आंसर है वो कितना आ जाए अपने पास में, √5 है वो आ जाए। तो अब अपने को पता है 5 क्या होता है, 4 + 1। ये तभी, अब ऐसे नहीं करना 3 और 1, क्योंकि 3 भी किसी का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार आपको थोड़ा सा इसको समझोगे तभी आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। ये 4 होता है वो तो किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 1 होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 1 का। अगर मैं यहाँ पे टुकड़े लेता, एक मैंने 3 ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया? 2। अब आप क्या लिखते कि 3 है वो किसका स्क्वायर होता? तो आप ये भले लिख देते √3 का स्क्वायर है वो कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, इधर √2 है, इसका स्क्वायर है वो कितना होता है? 2। अब आप जो संख्या रेखा है उसके ऊपर आप √3 ढूंढोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोगों की दिक्कत है वो हो जाएगी। तो अब आप लोगों को क्या करना है, √5 को कैसे दर्शाओगे कि ये 2 का स्क्वायर होता है और प्लस में 1 का स्क्वायर, इनको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में है वो क्या बन के आएगा? √5। तो यहाँ पर मान रख के आप देख लो, 2 यहाँ पे 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये बन गया अपने पास में √5। पहली वैल्यू थी वो अपने ली थी आधार की, दूसरी वैल्यू अपने ली थी वो किसकी ली थी? लंब की। तो ये जो 2 है वो तो अपने पास में हो गया आधार, और ये जो 1 है वो अपने पास में क्या हो गया? लंब। अब अपनी संख्या रेखा बनाते हैं और इसके ऊपर अपने इसको दर्शाते हैं। तो देखो संख्या रेखा में क्या है, ये देखो ये एक संख्या रेखा। अब इजीली जो आपने पहले समझा हुआ है तो अब इसको आराम से आप समझ सकते हो। ये 0, ये 1, ये अपने पास में कितना आ जाएगा? 2। इधर अपने क्या ले सकते हैं? 3। आधार है वो अपने को 0 से लेकर 2 तक लेना है। देखो आधार है वो कितना है अपने पास में? 2 है। तो 0 से लेकर 2 ये आधार हो गया। इस 0 वाले बिंदु को तो मैंने नाम दे दिया A, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया B। तो A से लेकर B तक अपनी जो दूरी है वो कितनी हो गई अपने पास में? 2 इकाई। ठीक है, अब बिंदु जो B है इसके ऊपर अपने कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का। तो आप D की सहायता से इसके ऊपर है वो 90 डिग्री का कोण है वो बना दीजिए। ये मैंने बना दिया 90 डिग्री का कोण। अब ये जो लंब आया है, इस लंब की लंबाई है वो अपने को कितना लेना है? 1 इकाई। तो आप प्रकार को कितना खोलोगे? 1 इकाई खोलोगे, यानी प्रकार को आप माप लोगे 1 इकाई, और यहाँ पे इस बिंदु B पर रखकर और एक क्या काट दोगे? चाप काट दोगे। तो यहाँ से लेकर ये बिंदु C मान लिया, तो यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितने इकाई है अपने पास में? 1 इकाई। अब देखो ये जो अपने पास में प्राप्त होगा A से लेकर C, A से C, ये क्या प्राप्त होगा अपने पास में? कर्ण प्राप्त होगा, और इस कर्ण का जो मान आएगा वो अपने पास में क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस संख्या रेखा पर √5 कहाँ दर्शा सकते हो? तो इस संख्या रेखा पर आपको दर्शाने के लिए प्रकार से यहाँ से लेकर और इस C तक को मापना होगा, और फिर वही चाप इस प्रकार आप काटोगे। जहां भी आपका चाप कटेगा तो वो जो बिंदु आएगा उस बिंदु तक जो मान होगा वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, मान लो ये बिंदु मेरे पास में D आ गया, तो A से लेकर जो D की दूरी है वो कितनी है? √5 है। तो ये जो बिंदु है वो कितना है अपना? √5 है। इस प्रकार आप है इसको दर्शाएंगे। तो ये जो अपनी 1.2 यूनिट थी वो अपनी कंप्लीट है वो हो चुकी है। ठीक है, अपने जो आगे वाला पार्ट आएगा तीसरा, उसके अंदर अपने यूनिट 1.3 की बात करेंगे। तो जो यूनिट 1.1 और 1.2 है तो आप इसको थोड़ा देख के और रिवाइज कर लेना। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा है वो बता सकते हैं, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका जो सॉल्यूशन है वो अपने कर सकें। इस चैनल को मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और जो आपके साथी है उनको भी ये चैनल है वो सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।